हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इतिहास का 6वां लेसन महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये सशक्तिकरण क्या होता है? सशक्तिकरण का मतलब होता है ताकत, पावर। हमारा जो समाज है वहाँ स्त्रियों पर काफ़ी समय से अत्याचार और अन्याय होता चला आ रहा है। महिलाएं वास्तव में शक्ति से परिपूर्ण होती हैं, जो अपना घर भी संभालती हैं, बच्चों की भी परवरिश करती हैं, उन्हें शिक्षित भी करती हैं। लेकिन हमारा जो पुरुष वर्ग है या जो पुरुष वर्ग की जो मानसिकता है, उसने महिलाओं को आगे बढ़ने से क्या किया है? रोका है। तो महिला वर्ग को क्या क्या अधिकार दिए जाए? महिला वर्ग को संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जब हम आंकड़ों की ओर देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि जब हम जनसंख्या देखते हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो क्या है? कम है। तो यह एक बहुत ही दुखद पहलू है कि जो महिला इतनी सक्षम है उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो महिलाओं ने भिन्न भिन्न अवसरों पर, चाहे वो स्वतंत्रता का युद्ध हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध हो, चाहे वो कोई और आंदोलन हो, महिलाओं ने हर आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहे थे या जो महिलाओं को जो हमें अधिकार दिलाने थे उसके लिए कौन कौन से कानून पारित किए गए, किन किन चीज़ों को या किन किन नियमों को संविधान में महिलाओं के हक में डाला गया। इसके साथ ही हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पाठ की पंक्ति पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में महिला एवं अनुसूचित जनजाति या जो कमजोर वर्ग है उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। हम इस पाठ में उनके द्वारा दिए गए इसी योगदान का अध्ययन करेंगे। साथ ही महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे। भारत में स्त्रियों पर शुरू से ही अन्याय और अत्याचार होता आया है। ये चार्ट देखिए, इसमें जनगणना वर्ष के अनुसार स्त्रियों का अनुपात 1951 में 1000 पुरुषों पर 946 स्त्रियां और यह अनुपात घटते घटते 2001 में 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां, यह प्रतिशत दिख रहा था। तो भारतीय स्त्रियों की जो परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही समझ में आता है कि समस्या की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छुपी हुई है। हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, फिर भी पुरुषों की मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी हमारे भारतवर्ष के घरों में कन्या जब पैदा होती है तो लोगों को उतनी खुशी नहीं होती है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास करके विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अर्थात जो स्त्री शक्ति का प्रयोग था उसका किसने प्रयोग किया था? भूदान आंदोलन में विनोबा भावे जी ने किया था। तो स्त्री जो स्वयं सेविकाएं थीं वो भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था।
यह क्षेत्र बेगार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। बेगार मुक्त मतलब बिना पैसे के जो काम कराया जाता, क्योंकि शुरू से ही स्त्रियों के साथ काफ़ी अन्याय हुए। उनको काम वो पुरुषों के बराबर ही करती थी, परंतु जो उनको पैसे मिलते थे वह पुरुषों की तुलना में क्या मिलते थे, कम मिलते थे। तो इस प्रकार स्त्रियों को समाज के सामने लेकर आने में या उनकी शक्ति का जो प्रदर्शन था वह भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे जी ने बहुत अच्छे से किया था। इसके बाद जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई के विरोध में मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई में स्त्रियों ने बेलन मोर्चा निकाला। महिलाओं के इस आंदोलन को भी अच्छी सफलता मिली। इससे स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, क्योंकि तेल, घी, चीनी, सूजी जो जीवनोपयोगी वस्तुएं थीं वे क्या हो गई थी, अचानक से बहुत महंगी हो गई थी। तो महिलाओं ने इकट्ठे होकर हाथ में बेलन उठाया, जुलूस निकाला और उनके इस आंदोलन को बहुत सफलता मिली थी। इस प्रकार जनता को महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण का परिचय हुआ। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें स्त्रियों की मुख्य भूमिका थी, वह था चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन क्या था? स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी में जंगलों के जो पेड़ थे उन्हें व्यापारिक उद्देश्य से बहुत बड़े पैमाने पर काटे जाना था, जिसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वे वृक्षों के चारों ओर घेरा बनाकर वृक्षों से चिपककर खड़ी हो जाती थीं, जिससे उन्होंने कई पेड़ों को क्या किया था, या जंगलों के पेड़ों को बचाया था। तो इस प्रकार यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का भी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1992 में एक बहुत बड़ा आंदोलन और चलाया गया था, वह था शराब के विरोध में आंदोलन, और यह आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश की जो सरकार की नीति थी उसके अनुसार या उसके कारण अरक स्थानीय जो शराब थी वो विक्रेताओं ने गांव-गांव में शराब की दुकानें क्या कर दी, खोल ली, जिससे जो सामान्य जनता थी वह शराब की आदी बनने लगी, घर बर्बाद होने लगे। तो साक्षरता कार्यक्रम में सीता माँ कथा की सीता किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है यह बात बताई जाती थी। इसके कारण लोगों में क्या आने लगी, जागृति आने लगी। नेल्लोर जिले के जब दुमा गुंटा गांव के 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए, उस समय स्त्रियों ने गांव में जागृति पैदा करने के लिए एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने ये सारी दुकानें क्या करवा दी, बंद करवा दी। अब इससे प्रेरणा लेकर क्या हुआ, संपूर्ण राज्य में अरक विरोधी आंदोलन फैल गया। अरक बोलते हैं जो लोकल शराब होती है। परिणाम स्वरूप सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनाई। तो ये भी एक स्त्रियों को आंदोलन में मिलने वाली बहुत बड़ी सफलता थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता, यह इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग गठन किया गया। अब इसमें क्या क्या था, स्त्रियों की शिक्षा, उनका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास,
नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्या, स्त्रियों के रोजगार, यानी स्त्रियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं, जैसे उनका वेतन पुरुषों की तुलना में उन्हें कम मिलता था, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर संरक्षण, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। फिर इसके साथ ही स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से सन 1975 में महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया था। महिलाओं के लिए राज्यव्यापी परिषद की जानकारी 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार गीत संग्रह, ज्योति महाप्स्कर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, बेटी पैदा हुई जी और मुखपत्र प्रेरक ललकारी जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, बायजा नामक द्विमासिक, औरंगाबाद में स्त्रीवाच, मैत्रीण, स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बन गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां स्थापित हुईं। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति का निर्माण हुआ या जब बनी तो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार या महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके विरोध में बहुत सारे संगठन बने जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए कार्य करना शुरू किया था। स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बालिका नारी समता मंच और मिडुन सार्वजनी मिलकर हम सभी पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठन का भी कार्य महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान किया। जब ये सारे एक साथ संगठनों ने कार्य किया तो स्त्रियों के हक के लिए, स्त्रियों के अधिकार के लिए और उन पर होने वाले अत्याचार के विरोध में आवाजें उठने लगीं। प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। तो प्रमिला दंडवते ने क्या किया था 1976 में? महिला दक्षता समिति की स्थापना की। इसकी कई ब्रांचेस खुली। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में इसकी शाखाएं खुली। और फिर क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया। तो इस संगठन ने क्या क्या कार्य किया था? दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसे समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। इस प्रकार स्त्रियों की शिक्षा के विषय में भी काफ़ी कार्य किए गए।